नाटकों का मंचन हो रहा है। ये जो दूसरा नाटक है इसका नाम है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य नाटक लिखा है डॉक्टर शंकर शेष जी ने। उसकी कहानी के विषय में तो अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे। मैं थोड़ा राज थिएटर के विषय में आपको बता दूं। राज थिएटर ग्रुप जो प्रस्तुति करने जा रही है एक और द्रोणाचार्य, तो राज संस्था पिछले कई सालों से लगातार नाटकों का मंचन करती आ रही है। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1996 में, जिसका उद्देश्य था कि जो हमारा रंगमंच है, चाहे वो भारतीय रंगमंच हो, चाहे विदेशों का रंगमंच हो, या भारतीय लेखक हैं या विदेशी लेखक हैं, या हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं देश और दुनिया में, हम उनका अधिक से अधिक, उनके बारे में अधिक से अधिक आप तक उनकी बातें पहुंचा सकें, उन चीज़ों को आपको दिखा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि मैं सबके अपने अपने मत है, अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि जो सबसे पहली चीज़ है किसी भी क्षेत्र की, मतलब मैं जो कला के क्षेत्र की बात करता हूँ, वो मनोरंजन है। तो मनोरंजन को मैं मध्य में रखता हूँ हमेशा, या हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो लेखक हैं, वो मनोरंजन को मध्य में रखते हुए अपनी बात कहते हैं, चाहे वो गंभीर बात हो, चाहे वो हास्य की बात हो। तो हमारा उद्देश्य खाली ये नहीं होता है कि हम एक समाज को खाली मैसेज ही दें। हम चाहते हैं कि मैसेज के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा, आप यहाँ से हल्के होकर जाएं, ना कि बहुत सारा बोझ लेकर जाएं। तो उसी कड़ी में जो हमारा नाटक है एक और द्रोणाचार्य, इसके निर्देशक हैं राजन कपूर जी। राजन कपूर जी लगभग 35-36 साल से सिनेमा में काम करते आ रहे हैं, नाटकों में काम करते आ रहे हैं। वो उन्होंने अपना जो कैरियर एक अभिनेता के रूप में शुरू किया। शुरुआती दौर में जैसा कि ज़्यादातर सभी का होता है कि हर आदमी इस क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं उनका एक सपना होता है कि स्टार बनने का, कुछ का एक्टर बनने का। तो उनका भी एक ही सपना था एक्टर बनने का, राजन कपूर जी का। तो उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स की, बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी एड फिल्में की। दूरदर्शन के एक टाइम पे वो 3 शिफ्ट में काम करने वाले स्टार थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ सीरियल्स में काम किया उन्होंने, फिल्मों में काम किया। उसके बाद पिछले कई सालों से नाटकों को मंचन करते आ रहे हैं और उन्होंने एक डिज़ायर थिएटर ग्रुप की स्थापना की जो कि रंगमंच को समर्पित है। तो और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि राज थिएटर ग्रुप की जितनी भी आने वाली प्रस्तुति, ऐसा नहीं कि हम छोटी प्रस्तुति करते हैं, बड़ी भी करते हैं, साधारण भी करते हैं, उसमें सभी तरह की प्रस्तुति होती हैं। माइथोलॉजिकल होती है, आध्यात्मिक होती हैं, रियलिस्टिक होती हैं, एब्सर्ड होती हैं, कॉमेडी होती हैं, बहुत तरह की होती है। और हमारा जो मंच खुला होता है डिफरेंट डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, सबके लिए हमारा मंच यानी राज संस्था खुली हुई है। उसके लिए हमने बहुत नॉमिनल चार्ज रखे हुए हैं। कई बार हम लेते भी नहीं हैं बहुत सारे लोगों से जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो आगामी प्रस्तुतियाँ देखने के लिए आप हमारा जो पेज है, ग्रुप है, राज थिएटर ग्रुप का, इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक भी है। आज के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप उसको लाइक कर सकते हैं, हमारे आगामी प्रस्तुति के बारे में जान सकते हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे एक निवेदन करते हुए, आपके जो मोबाइल्स फ़ोन हैं उनको आप साइलेंट मोड पर लगा दें या फिर स्विच ऑफ कर लें, और उसके बाद हम आरंभ करते हैं नाटक एक और द्रोणाचार्य, जिसके निर्देशक हैं राजन कपूर जी। धन्यवाद। लाइट तो जला लेते, अंधेरे में दम नहीं घुटता है तुम्हारा। जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है? पूरे 40 रुपए हो गई है। हाँ, पैर आपने कितनी बार कहा है कि एक्सरे ले लिया करो। झाड़ू मार मार कर तो मेरी कमर टूटती है ना। ठीक है, ले लिया करो। और राशन कार्ड बन गया? गए भी थे? परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है? इसका मतलब अस्पताल भी नहीं गए। अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी? बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। सेना का काम किया या नहीं? वो नहीं किया ना? सारी आफत मेरे सर। नहीं बढ़ाया नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? नीला क्या एहसान लिया? जाहिर है
तुमने फेल कर दिया उसे। मैंने जो सिफारिश की थी, और कोई करता तो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उसे क्या जवाब दूंगी? वो अपने अफसर को क्या जवाब देगा? और इसके प्रमोशन का क्या होगा? लीला, जब लड़का पास होने लायक नहीं था तो उसमें मैं क्या करूं? पास होने लायक होता तो तुमसे कहता क्यों? सिन्हा क्या कहेगा सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। क्या एहसान फरामोशी की मैंने? तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली? ये मकान और अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? अरे 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अरे यार, अब तुम चुप भी रहोगी? चुप रहने के अलावा क्या है आज तक? बड़े आए हरीश चंद्र की औलाद। लीला! अरविंद, अरविंद, अरे यदु, अरे कैसा है? मैं अच्छा हूँ, कैसा है? सब ठीक है। ये प्रोफेसर्स क्या खबरें फैला रहे हैं? खबरें? हाँ, वो कह रहे थे वैसे जो कैसे खबरें? अरे वो प्रोफेसर्स कह रहे थे ना, वो मतलब सच है। मेरी बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने फिर एक मुसीबत खड़ी कर दी। आखिर हो क्या गया? भाभी, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को नकल करते हुए पकड़ लिया। क्या? हाँ, यानी राजकुमार को? हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर कैसे पड़ जाते हैं? यदु, छुरा सामने रख के नकल जो कर रहा था, तू बता कैसे छोड़ देता उसे? अब तुम ही बचे हो ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना तुम्हारी किस्मत में हो अरविंद, तब ना। तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल तो करने देते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? लीला, देख कर तो मक्खी नहीं निकल सकता। बस बस रहने दो तुम। ये तो भाई, तो फिर अब क्या झगड़ा होगा? और नहीं तो क्या भाभी, इस बार तो अच्छी खासी मार काट होगी, देखना। और इसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सर पर। अरे इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं हो? इस तरह की बहादुरी दिखाने की कोई उम्र रह गई अब तुम्हारी? अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों की पूजा करती रही। अब क्यों भड़क रही हो? मेरी सुनता ही कौन था? नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी? अरे भाई, तुम दोनों कुछ मेरी भी सुनोगे? नहीं सुननी, बस कान पक गए तुम्हारी बात सुनते सुनते। कहां तो सोचता था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बन जाओगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहां तुमने ये हंगामा खड़ा कर दिया। मिस्टर अरविंद, पहले अपनी चमड़ी बचाओ और फिर हाथ लगाओ दूसरों को। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं तो और कागज ला कर दे देता, कहता बेटा करो, इत्मीनान से नकल करो, अपने बाप का क्या जाता है। तुम इस तरह सोचते हो? मैं सोचता ही नहीं, सोचने से कुछ फायदा। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे से छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता ही कौन है? यदु, दूसरों के लिए ये सवाल छोटा हो सकता है, पर हमारे लिए तो जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। बस लेक्चर मत दो। जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक जो छोड़ो, उस प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो और केस को रफा दफा करवाओ। यदु, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर महीने की 1 तारीख को तुमसे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, कम से कम इनकी ओर देखो। छोड़ो ये सिद्धांत की मूर्खता। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है तो भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। दीवार से सर मारते आधी उम्र कट गई। लीला, क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट की है? और क्या करता? तो मरो। प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, देखना। ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? किस दुनिया में रहते हो मिस्टर अरविंद? तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। हर कोई सोचता है कि बढ़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया। तो क्या कोई साथ नहीं देगा? विमलेंदु का साथ किसने दिया है? गुंडों ने बीच चौराहे पर उसे जान से मार डाला, कुछ हुआ? विमलेंदु का नाम लेकर तुम मुझे डरा रहे हो? चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी समय है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। चलता हूं। अरे कहां जा रहे हो? जाकर देखो वो लड़के क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कम से कम उनकी प्लानिंग के बारे में तो पता हो हमें। मेरी बात मानो और फिर से सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है अरविंद, किसी पर भरोसा मत करो। चलता हूं। जानते हो किस तरह घसीट रही हो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान बची हुई है और तुमने ये नई मुसीबत खड़ी कर दी।
लीला, मैं निपट लूंगा। खाक निपट लोगे? नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे? क्या तुम्ही ने अकेले दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? अरे भाई, मैंने कब दावा किया? सोचते क्यों नहीं? 20 साल हो गए हमारी शादी को। अरे किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अब किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबर से, चुगली खाने वाले सहयोगियों से, या उस लिजलिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, या विद्यार्थियों से? लीला, क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लेकिन इन लड़कों का क्या भरोसा? किसी का साथ दिया इन लोगों ने आज तक? अरे कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें। लीला, मैं कहती हूँ क्यों पढ़ते हो तुम इन पचड़ों में? खैर, जो होगा देखा जाएगा। मैं सिगरेट ले आता। इस समय बाहर मत जाओ। डरती हो? इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा? अभी आता हूं। लीला, लीला। प्रिंसिपल साहब नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आइए ना, बैठिए। अरे प्रिंसिपल साहब इधर नहीं, इधर। बताइए कैसे आना हुआ? क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए हैं। हाँ? तो आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। देखा देखा क्यों नहीं? लेकिन फायदा आज तो तुमसे करना आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको। लेकिन मैं क्या समझा सकती हूँ? हाँ? तो कौन समझा सकता है? सब कुछ ठीक चल रहा था और प्रेसिडेंट साहब भी खुश थे, सबको तनख्वाह दे रहे थे और डीए भी देने की सोच रहे थे। पर इस अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन। क्या समझी? बुरे दिन जो आ गए हैं। लेकिन मेरा कहना भी कहाँ मानते हैं? तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है। सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? खैर, हो गई गलती, हो गई, अब सुधारनी भी तो पड़ेगी। मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वो मेरी माने तब ना। अब तुम्हें क्या बताऊं? शहर में फसाद होने का डर है। क्या? हाँ, फसाद होने का डर है। लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको? हाँ, मुझे, इस बूढ़े को। मैं क्या करूं? नौकरी करनी है तो लात तो खानी पड़ेगी। क्योंकि नकल तो राजकुमार ने की थी ना। अब मुझसे पूछ कर तो की नहीं। अगर थोड़ी बहुत कर भी ली तो किसका क्या बिगड़ गया? जिसका बाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? फिर भी अब तुम्हें क्या बताऊं? नकल बंद होए चाहे ना हो, पुलिस जरूर बंद हो जाएगा। अरे नौकरी जरूर जाएगी। नहीं कहते हैं बुरे दिन। तो क्या बात इस हद तक जा सकती है? हाँ? इस हद तक? इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब मालिक हैं, अन्नदाता है। अरे उनका कॉलेज, उनकी मर्जी। इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो। बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बातें करते रहते हैं। हाँ? अब न्याय का सवाल रह कहाँ गया? सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का। तो क्या लोग प्रेसिडेंट का विरोध नहीं करेंगे? वो? किसकी हिम्मत? इस जन्नत से भी कोई कहीं विरोध कर सकता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है। साला उल्लू का पट्टा कहता है। सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? अब तुम ही बताओ। आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह से आती है प्रिंसिपल साहब, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो कहाँ तैयार होता है? ऐसे भी तैयार कौन होता है? क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद ही खुशी जाहिर करता हूँ। अब तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो।
नौकरी जाएगी तो परेशान कौन होगा? तुम। भोगेगा कौन? तुम। घर चलाना है या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं। जान है तो जहान है, जान तो बचानी पड़ेगी। ची 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 ची, क्या दिन आ गए। मास्टर जी की जान भी खतरे में है। तो क्या विमलेंदु की तरह? मारा गया बेचारा, कुछ भी हो सकता है। अब क्या हालत है? उसकी बेबा की तरफ देखा भी नहीं जाता। सोचो तो, घर में अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से क्या फायदा होगा? मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। हाँ, ये हुई दुनिया की बात। एक औरत ही एक मर्द को समझा सकती है। कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? मुझे नौकरी करते पूरे 30 साल हो गए। पूरे 30 साल। कितने हो गए? हाँ, बढ़ता 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 प्रिंसिपल बन गया। लड़ता तो क्या बनता? लड़ो मत। प्रिंसिपल साहब, ये क्या कर रहे हैं? सोचो मत, मानो। जी, समझाना। चलता हूँ। नमस्ते। लीला, ये प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? झक मारने। क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी? मेरी सुनता ही कौन है? अच्छा ये बताओ, क्या कह रहा था? रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था। जाओ, जाकर रिपोर्ट वापस ले लो। इसी में ही हम सबकी भलाई है। लीला, तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? समझदारी से काम लो। क्या आज तक मैंने ऐसी कोई बात की है जो तुम्हारे मन के खिलाफ हो? पर प्लीज आज मेरा कहना मान लो। लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया? तुम, सिर्फ तुम। अरे हमें तो कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई, और अब ये नहीं होगा, समझे? अरे लीला, सर, तुम क्या करूं सर? आना पड़ा। अब और कौन सा पराक्रम किया है? पराक्रम मैं क्या करूंगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। बदतमीजी करते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं है? तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो डूब मरता। मैं सोचता था कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गेट आउट। सर, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद भी अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निकालिए चप्पल और मारिए 10। ठीक है, बताओ। मैंने नकल नहीं की सर। यू आर अ लायर। क्या प्रोफेसर मिश्रा झूठ बोलेंगे? एक बात बताओ, कागज किसके हाथ में था? मेरे। पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया सर। दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। तुम जा सकते हो। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। तो उससे क्या होता है? वो सबके सामने छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार के पास से एक कागज उड़कर मेरे पास आया। मैंने वो कागज उठा लिया और मैं सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को वो कागज दे दूं, लेकिन तेजी से आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने और मुझे धकेलते हुए प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। ओह, तो तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? वहां तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई शिकार हाथ लग गया हो, और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई सर। ओह, इसका मतलब तुम कागज नहीं ले गए थे? नो सर। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? बिना जांच किए हुए तुम्हें सजा क्यों दी गई? जानबूझकर। क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर तुम्हें सजा देंगे? प्रेसिडेंट और मेरे पिताजी का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में
वो प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे उस विरोध की बलि बनाया गया है सर। अच्छा, ये बात है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपको हमारा साथ देना होगा सर। यानी? इस बार हम भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। तो तुम लोग आंदोलन करोगे? दूसरा कोई चारा नहीं है सर। लेकिन मुझे बीच में क्यों? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप हमारा साथ देंगे ना? लेकिन तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। क्या मुझे भी तुम दूसरों की तरह? नो सर, नो सर, वैसी बात नहीं है। पर आप पर दबाव बनाया जाएगा। जान से मारने की धमकी दी जाए तो भी अचरज नहीं। मैं धमकियों से नहीं डरता। पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। तो कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, और रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? लेकिन आप बदल गए तो याद रखिएगा सर, हम लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझे धमकी देने आए? आप चाहे जो समझे, अब ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं यहां आपसे प्रार्थना करने आया हूं सर, और साथ ही आग्रह भी। पर ध्यान रहे, आपने अगर बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे, और इसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी आप पर। नमस्कार। चंदू, बेटा चंदू। देखा अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। लीला, धमकी और बदतमीजी की ही भाषा समझी जाती है? तो अबे लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरे भाई, उसका पक्ष न्याय का है। कहीं मारपीट हो गई ना, ये छुरे चल गए तो सारा दोष तुम पर मर दिया जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं झूठ बोल दूं? लेकिन मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुम्हें जज किसने बना दिया? कभी कहना माना मेरा? अरे इतनी बार समझा चुकी हूँ कि इनके पचड़ों में मत पड़ो मत पड़ो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। लीला प्लीज। हाँ, इस समय आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। नमस्ते, आइए बैठिए। घुमा फिरा कर बात करूं या सीधे सीधे पूछूं? सीधे सीधे पूछिए। क्या तय किया आपने? सॉरी सर, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। शाबाश, आपकी इसी ईमानदारी का तो मैं कायल हूं। क्या लगता है आपको, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? इसी बात का तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि उसे मारिए गोली। निहायती बेवकूफ किस्म का आदमी है, ना पर्सनैलिटी है ना ग्रेस है, हमेशा हैं करता रहता है। 60 साल का हो गया, सोच रहा हूं उसे रिटायर कर दूं, लेकिन आजकल कोई काबिल आदमी मिलता कहाँ है। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। कहा ना मैंने आपसे, गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? तो आप क्या चाहते हैं? यही कि अपराधी की खोज हो और उसे सख्त से सख्त सजा मिले। तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? वो अपराधी हो सकता है, लेकिन असली अपराधी भी। तो कौन है? मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूंगा आप। मैं? मेरा मतलब है आप लोग। जो पिछले 3 साल से कॉलेज में नकल कर रहा था, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? आप लोगों को डर किस बात का था? आपका। मेरा? हाँ, आपका। अपनी सुरक्षा का, अपनी रोटी का। लेकिन मैं भला किसी का क्या बिगाड़ा? क्या आपकी भाषा धमकी की भाषा नहीं होती? जो आप कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? यह आरोप गलत है। मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है, फिर भी आप ढोंग करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। ये झूठ है। नहीं, ये सच है।
और आपने चंदू की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी क्यों भिजवाई? आपने मौके का फायदा उठाया। आप अच्छी तरह से जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। मैं उसकी रिपोर्ट क्यों भिजवाऊंगा? मुझे इससे क्या मिलेगा? जाहिर है वो आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते मिस्टर थे। अरविंद, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। भलाई इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। ये आपका आखिरी फैसला? जी हाँ, अपनी इस जिद का परिणाम जानते हैं? अच्छी तरह से। तो अब आप मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति की व्यवस्था को ठप करना चाहते हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। मिस्टर अरविंद, अगर कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली ना, तो परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद करवा दूंगा। तो बंद करवा दीजिए। आप समझने की कोशिश करिए। कॉलेज बंद करने से मामला सुलझेगा नहीं, उलझ भले जाए। कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी है, मैंने नहीं। जानता हूं। देखिए, अभी के लिए राजकुमार को रखिए एक और। मेरी इमेज का सवाल है। मुझे टिकट मिलने की बात चल रही है, वो खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके नजरिए से बात सही हो सकती है, लेकिन अब आपको क्या बताऊं? जब मैं घर से चला था तो क्या सोच के चला था, लेकिन आपसे मिलने के बाद बात धरी की धरी रह गई। एज अ प्रोफेसर आई रिस्पेक्ट यू सो मच। आपको पता है, जब से वो प्रिंसिपल कॉलेज में आया, कॉलेज का नाश मार कर रख दिया उसने। 60 का हो गया, सोच रहा हूं उसे रिटायर कर दूं और उसकी जगह आपको। मुझे कहा ना मैंने भाई, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी काबिलियत पर मुझे कभी भी कोई भी शक रहा हो। आई रिस्पेक्ट यू सो मच। तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? माई कार्ड्स आर ओपन। देख लीजिए, फैसला कर लीजिए। और मैं क्या कहता हूं आप लोगों से कि आप अभी सोचिए, आराम से, इत्मीनान से सोचिए। कल सुबह तक का वक्त है आपके पास। चलता हूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? लीला, कीमत जानती हो? बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी तो नहीं है। तो क्या मैं बेईमानी करूं? उन बदतमीज लड़कों का साथ देने से भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। और तुम्हारे सहयोगी, वो भी तुम्हारा कहाँ साथ दे रहे हैं? लड़ोगे किसके भरोसे? लीला, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। हाँ, तो प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा ना, तुम्हें सुरक्षा देगा और तुम्हें प्रिंसिपल भी बना देगा। अरविंद, 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 ये तो क्या हो गया? जानते भी हो शहर में क्या हो रहा है? क्या कोई उपद्रव हो गया? नहीं भाभी, पर उसकी तैयारियां जरूर हो रही हैं। और चढ़ा उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर लड़कों को भड़का रहा है। तुम्हारे नाम से पूरे शहर में इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूं? लेकिन वे लोग तो ऐसा ही सोचते हैं ना। अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो अरविंद, आज नहीं तो कल वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो तुम मुझे डरा रहे हो? इसमें डराने की क्या बात है अरविंद? अगर वे लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? और फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। बन जाओ प्रिंसिपल। मेरा प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनने का भी रास्ता साफ करो। मेरी बात ध्यान से सुनो अरविंद, देखो, अगर तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो प्रेसिडेंट भी तुम्हारा साथ देगा। देखो अरविंद, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राजकुमार तुम्हें जान से मार देगा। और रही चंदू और उनके साथियों की बात, तो प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा। चुप हो जाओ, बंद करो अपनी बकवास। समझने की कोशिश करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा है? हाँ यार, प्लीज चुप हो जाओ। मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो। अपनी खुशी के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता ना, स्वार्थी कहीं के।
आज तुम्हें मुझे या चंदू में से किसी एक को चुनना होगा। लीला प्लीज यार चुप हो जाओ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये दो। हाँ यू गेट आउट फ्रॉम। लेकिन अरविंद मेरी बात, आई से गेट आउट, भाड़ में जाओ। कौन है? कौन हो तुम? पहचानो, क्या साल भर में ही भूल गए? तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, लेकिन चेहरा कहां है तुम्हारा? मृत्यु ने उतार कर रख दिया है। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं। लेकिन मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। हाँ? यानी तुम विमलेंदु के प्रेत? हाँ, प्रेत। जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। लेकिन तुम आए क्यों? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। झूठ मत बोलो, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। शांत विमलेंदु। बोलो, बुलाया है या नहीं? हाँ, बुलाया है। लेकिन क्यों बुलाया मैंने तुम्हें? मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरने से पहले जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया था तो मेरी मन स्थिति क्या थी? हाँ, बलिदान देते समय तुम क्या सोच रहे थे? बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। बहुत सुन चुका ये बकवास। उधर चिता पर मेरी लाश पड़ी थी और तुम सब लेक्चर दे रहे थे। हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरा कितना जिगरजान दोस्त है, पर असलियत क्या है जानते हो? मैं कैसे जानूंगा? तुम जानते हो, मगर कहोगे कैसे? होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप एक गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे, यहां किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करें। यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो क्या, मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। एक फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो फिर तुमने नकल क्यों पकड़ी? अरे बेवकूफी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है क्या? आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? लेकिन हम लोग तो तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। जिंदा हो ना मिस्टर अरविंद, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। जानते हो, मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सभी आश्वासन देते हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। यानी जाओ उस प्रेसिडेंट के पास, प्रिंसिपल बनो, उसे समझौता करो। नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। तुम मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वो बहुत शक्तिशाली था, मैं छोटा सा आदमी छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूं। बकवास। द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। याद करो, याद करो उसे, याद करो उसे। हाँ बेटा, माँ गोरस पीऊंगा माँ। कोरस पीऊंगा? हाँ माँ, मुझे गोरस पीना है माँ। अभी तो कोरस नहीं है, कल ला दूंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी पीना है माँ। मुझे बेटा कल पी लेना, कल ला दूंगी। नहीं देगी तो तुझसे कभी नहीं बोलूंगा माँ। ओ, ऐसे जिद थोड़ी ना करते हैं, मेरा कहना नहीं मानेगा। तेरा क्या, किसी का कहना नहीं मानूंगा माँ। कल कल
अभिला नहीं तो यही सिर पटक कर प्राण दे दूंगा माँ। तो मर जा। अरे दूध हो तो लाओ। तेरे पिता ने गाय तो नहीं बांध रखी है? नहीं लाती तो ले। अच्छा ठीक है ला रही हूँ। रोना बंद कर रोना, चुप। जिद्दी करेगा। थाना क्या हुआ रे? रो क्यों रहा है? गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। गोरस? परंतु हमारे यहाँ गाय कहाँ है पुत्र? नहीं है तो क्या हुआ, माँ ला रही है। माँ? हाँ पिताजी। लेकिन क्या बाहर गई है? नहीं भीतर गई है। अरे आ गए तुम। देखो ना इसे, कब से दूध पीने की जिद कर रहा है। सर पटक पटक कर प्राण दे रहा है। ले पी। अब जिद की ना तो देखना। स्वादिष्ट है माँ। अच्छा लगा? हाँ। अच्छा था माँ। अभी आता हूँ माँ। कहाँ जा रहा है? उस क्षत्रिय कुमार के पास पिताजी, उसको ये बताने कि हमारे यहाँ भी गोरस है। घमंडी कहीं का। आपको दरिद्र भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था पिताजी। आ रहा हूं। हाँ बताओ, ध्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देख के खुश हुआ होगा ना? पात्र मुझे क्या क्या दिया? 100 से कम गाय तो क्या ही दी होंगी। 100 क्यों, सहस्त्रों दी हैं। और मुद्राएं कितनी दी? ऐसी थोड़ी ना विदा कर दिया होगा। अश्वत्थामा को तुमने क्या दिया पृथ्वी? दूध। और क्या? इस पात्र में दूध था? हाँ दूध था, और क्या होगा? झूठ बोलती हो? सच सुन सकोगे? इस पात्र में दूध के नाम पे आटे का घोल था। उस नन्हे से बच्चे के साथ कपट करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? लज्जा करती, सर पटक पटक कर प्राण दे चुका होता अब तक। लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद से कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पे जहर भी दे देती तो भी पी लेता। इतना नारकीय जीवन नरक बनाया किसने? मैंने या तुमने? हाँ? बोलते क्यों नहीं? हो गए बड़े आचार्य, और इससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? वही तो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। द्रुपद ने क्या किया जानती भी हो? दिया होगा तुम्हें कुछ ना कुछ। दी ना, जमकर माथे पर एक लात दी, नौकरों से धक्के मारकर मुझे बाहर निकलवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपी, तुमने इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी? तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी, अपनी विद्वत्ता और आचार्यत्व पर लंबा भाषण दिया होगा उसे। नहीं कृपी, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। उसके बाद भी ये अपमान। कृपी, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा होती है कि एक ही बाण से उसका सर छेद कर रख दूं। ले चुके बदला। जो अपने एक लौते पुत्र के लिए दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वा चलता है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। और कौन जानता है? अब मैं एक ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। पढ़ाओगे कैसे? है भी कोई विद्यार्थी? राज सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। तुम कहना क्या चाहती हो?
वहां कहती हो तुम अपमान का भूत हो। बदला लो, पर उतावली में नहीं। योजना बनाओ, उसका नाश उसी की जाति के लोगों से करो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम भीष्म, आप यहाँ? आचार्य द्रोण, आज तक मैंने आपकी धनुर्विद्या के बारे में सिर्फ सुना ही था, आज अपनी आंखों से देखा भी। धन्य है आप। ऐसा क्या देखा आपने? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। चमत्कार? कैसा चमत्कार? बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी हुई गेंद को बाहर निकाल फेंका। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब मुझे इस बात की सूचना दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। परंतु ये तो बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन आचार्य, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूं। आप चाहते क्या है? यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण कर लें। मैं और राजपुत्रों का आचार्य? जी आचार्य, इसमें आपत्ति क्या है? मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। ये तो सिर्फ शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आपकी बात स्वीकार है? तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य, मैं चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूँ। अब भीष्म, लेकिन इनकी मैं... बात आप मुझ पर छोड़िए। ये परसों शाम यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी पहुंच जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात बताई आपने। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बेहतर दिन और कब मिलेगा? तो आचार्य, मैं चलता हूँ, मुझे आपकी प्रतीक्षा है। प्रणाम। तुमने कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि भाई? तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। इसका परिणाम जानती हो? जानती हूँ। हमारी अन्न और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ सम्मान से जी सकोगे। द्रुपद से बदला ले सकोगे। हाँ, द्रुपद से बदला। द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। मैं तैयार हूं कृपी। देव, हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाढ़ आ रहे हैं। कौन हो सकता है? क्या नहीं कौन है? देव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सी रहा है। किंतु धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन हो सकता है? चलो आगे चलकर देखते हैं। देव, वो देखिए। कौन हो तुम? प्रणाम गुरुदेव, मैं व्यासराज पुत्र एकलव्य हूँ। मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, इसलिए। परंतु मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। झूठ बोलते हो? मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। अच्छा, हाँ। तो अब? आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। ठीक ही तो किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ही तो है। लेकिन योग्यता और प्रतिभा? व्यवस्था, इन दोनों से व्यवस्था बड़ी है। क्या ये सच है? हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले माता पिता तय करने की सुविधा प्रकृति भी देती है। जब मनुष्य का जन्म ऐसी अनचाही व्यवस्था में होता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? परंतु इतनी विद्या तुमने सीखी कहां से? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। ये सब आपकी ही कृपा है गुरुदेव। मैंने आपका पुतला बनाया और उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। आज आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगी गुरुदेव। गुरु दक्षिणा? हाँ।
लेकिन किस आधार से? मैंने तुम्हें दिया क्या है? प्रेरणा गुरुदेव। ये तुम्हारी शालीनता है। चाहे जो हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। गुरुदेव, क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार्य नहीं? क्यों नहीं? अब तुम इतनी हट करते हो तो, परंतु क्या तुम दे भी पाओगे? क्यों नहीं दे पाऊंगा? कौरवों या पांडवों का बेटा भले ही ना हूं, व्याधराज का पुत्र तो हूं। कहेंगे तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। धन नहीं चाहिए मुझे। तो सुनो। हाँ। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप? आप इस अर्जुन से इसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। फिर आपने मुझसे ही मेरा अंगूठा क्यों मांग लिया? क्या आप ऐसा करके अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हैं? तो मत दो, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा। वैसी बात नहीं है गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही। पूजा की सामग्री लेके अभी आया गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी ये क्रूरता समझ में नहीं आई। क्यों? एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? धर्म की व्यवस्था के लिए। जानते नहीं, वनवासी और शूद्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने शिक्षा दी कहां? आपको गुरु दक्षिणा देना क्या अपराध हो गया? एकलव्य का अंगूठे बने रहने का अर्थ समझते हो अर्जुन? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद वो क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे, जिसका परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीन कर मैं इन सभी संभावनाओं को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। और ये अन्याय है। आपने उसकी आंखों में देखा नहीं, क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को वरने से पहले ही कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? कैसी चुनौती? वो यह सिद्ध करना चाहता था कि मेरी सहायता के बिना भी वो महान धनुर्धर बन सकता। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। इतिहास तो कल आप पर फिर भी हंसेगा। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे गुरुदेव। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ये तुम कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो ये नहीं कहना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि यही धनुर्धारी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। तो बनने देते। उसे जीतने के लिए मैं और अधिक विद्या सीखता गुरुदेव। नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिभा स्वयंभू है। तुम उसके सामने ठहर ही नहीं सकते। तुम्हें याद है, तुम्हें मैंने एक दिन प्रसन्न होकर वरदान दिया था, वचन दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर संसार में कोई नहीं है। आज मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूं। लेकिन गुरुदेव, भविष्य में जब भी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गरम खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। बस, मुझे अपना वचन पालन करने दो। अपने राजकीय कर्तव्य का पालन करने दो। गुरुदेव, वो देखो, एकलव्य आ रहा है। ये रही आपकी गुरु दक्षिणा गुरुदेव, ये रही आपकी गुरु दक्षिणा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, आज तो बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। लाखों की शॉपिंग हो गई आज तो। है? ला तो? नहीं 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 नहीं, लाखों की शॉपिंग हो गई, लाखों की। हाँ, पेंटिंग कहाँ रखी है? वही वही रखो। और हाँ,
काफी महंगी पेंटिंग है, 1.5 लाख की। हाँ मिसेस शुक्ला, क्या कह रही थी आप? अरे नहीं नहीं, वो तो बस कुछ पेंटिंग्स ही है और कुर्सी। भैया कुर्सी, कुर्सी कहाँ है? क्या चर्सी? अरे नहीं मिसेस शुक्ला, क्या कह रही हैं आप? चर्सी नहीं, कुर्सी बैठने वाली। क्या मिसेस शुक्ला आप भी ना। और बताइए क्या कह रही थी आप? क्या साड़ी हाउस में नया स्टॉक है? सही है। अरे लेकिन मैं तो अब साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, जीन्स पहनती हूँ। जी हाँ। क्या? हाँ हाँ, सुदीप पास हो गया है, फर्स्ट आया है। लीला, अच्छा मिस्टर शुक्ला, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ वो प्रिंसिपल साहब आ गए। ओके बाय। तुम्हें पता है सुदीप का मैसेज आया? रख दो, देख। अरे अभी देखो, क्लास में फर्स्ट आया मेरा बेटा। फर्स्ट आया तो मैं क्या करूं? इस तरह काट क्यों रहे हो? काटू ना तो क्या करूं? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूं। तो क्या प्रिंसिपल बनकर तुम खुश नहीं हो? सब लोग मुझे बेईमान और मौकापरस्त समझते हैं, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर एंड मिसेस अरविंद। मैंने सुना बेटा फर्स्ट क्लास पास हुआ है। हाँ भाई, क्या हुआ? चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? बेटा कहीं पीछे से तो फर्स्ट नहीं आ गया ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ बात तो है, मैं तेरी नस नस जानता हूँ, बता क्या हुआ? सुनेगा? हाँ। राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की। बलात्कार? किसके साथ? अनुराधा पर। अनुराधा? इतनी नीच हरकत? तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण ही राजकुमार आज कॉलेज में है। लेकिन ये सब हुआ कहाँ अरविंद? कॉलेज बिल्डिंग के पीछे का बगीचा तुमने देखा है ना? हाँ। वहीं पर 4 बजे थे, कॉलेज से लड़के चले गए थे। मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देखा हूं। फिर मैं जैसे ही हैज के पास पहुंचा, लड़की की भयानक चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा, जाकर देखा तो राजकुमार अनुराधा पर वो छटपटा रही थी। It was so horrible। मैंने राजकुमार को ललकारा, तो क्या साला, समझे? You can't imagine my state of mind। रोकोगे तो भी बोलूंगी। पूरी घटना के लिए तुम कहाँ जिम्मेदार हो? लीला, यू डोंट अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी। इस पूरी घटना का अकेला गवाह मैं हूं, और कल अदालत बनकर भी मुझे ही बैठना है। तो क्या अनुराधा ने एफआईआर दर्ज की है? क्यों नहीं करेगी? और ना भी करती तो क्या मुझे नामर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए था? लेकिन सच बोलने का मतलब तुम जानते भी हो। यार तुम चुप रहो। मुझे लगा था कि बलात्कार की बात सुनकर तुम तिलमिला जाओगी और उस राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मुझे विवश करोगी, पर उल्टे तुम। छी! क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार दिया है? और प्रेसिडेंट जब तुम्हें नौकरी से निकाल देगा उसका क्या? निकालता है तो निकाल दे। नौकरी नौकरी, अरे नहीं करनी ऐसी नौकरी। नहीं 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 नहीं, जरा व्यावहारिक बुद्धि से काम लो अरविंद। अरे क्या खाक काम लूं यार? मेरी बात ध्यान से सुनो। उस लड़की को समझाओ, उससे कहो बात फैलेगी तो बदनामी भी उसी की होगी। चुप बैठना ज्यादा अच्छा है, इससे तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व। ये तो भाई ठीक कह रहे हैं। दिस इज द बेटर आइडिया। तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड अरविंद, इसके अलावा तुम्हारे पास और चारा है ही नहीं। तुम आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी आइए बैठिए। कॉलेज में इतना बड़ा हादसा हो गया मिस्टर अरविंद, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप चाहते तो कॉलेज से सीधा मेरे घर आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। आप उस लड़की की रिपोर्ट लिखने में व्यस्त थे। उस लड़की ने रिपोर्ट खुद लिखी। आपने उसे रोका भी तो नहीं? क्या ये उसका अधिकार नहीं था? समझाना तो आपका कर्तव्य था। क्या आपकी लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश होती तब भी आप यही कहते? मिस्टर अरविंद, मतलब साफ है, उस लड़की की तरफ से बात कर रहे हैं। आप जो समझे। राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं?
ऑफ कोर्स। मिस्टर अरविंद, आपको नहीं पता मैं उस लड़के की इस हरकत पर मैं कितना दुखी हूं। जाहिर सी बात है, कोई भी बाप होगा तो उसे अपने किए की सजा भुगतने दीजिए। कोई और समय होता तो आपकी बात मान लेता, लेकिन इस समय नहीं। क्यों? तो आपसे क्या छिपाऊं? मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। आपके नजरिए से बात सही हो सकती है, लेकिन तो आपसे क्या बताऊं? जिस बात को आप कह रहे हैं, परमार्थ की राजनीति के दिन लग गए हैं। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूं? अपने लड़के को बेदाग भी बचाना है, मंत्री भी बनना है मुझे। और आप नहीं जानते कि अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। और सार्वजनिक तौर पर झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं है? मुझे लगता है आपका धर्मराज फिर से जाग उठा है, लेकिन आप वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी? आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा? क्यों? क्योंकि तब तक आप पुलिस की हिरासत में होंगे। चलता हूं। लेकिन इनका अपराध क्या है? विरोध, केवल और केवल विरोध। थोड़ी देर बाद आपको टेलीफोन करूंगा। आपके जवाब पर सब कुछ निर्भर करेगा। और अगर जवाब ठीक हुआ तो चाय पीकर जाऊंगा। तुमने अब ऐसा क्या कर दिया, जेल जाने तक की नौबत आ गई। जेल तो इसका बाप भी नहीं भेज सकता। हाँ, नौकरी भले ही लेंगे, लेकिन नौकरी छूटने का मतलब तुम समझते भी हो? हाँ समझता हूँ। तुम्हारा ये बंगला नहीं रहेगा, ये फोन नहीं रहेगा, और ये फ्री के चपरासी नहीं रहेंगे। और हाँ, तुम प्रिंसिपल की बीवी नहीं कहलाओगी। लेकिन आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अनुराधा, तुम इस समय? जी सर। लेकिन यहाँ आने की जरूरत? वो मैं जानना चाहती थी कि क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से? नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया? जी हाँ। क्या कहते हैं वो? कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। लेकिन क्यों? सोर्स से गरीबों का परिचय करना ठीक नहीं। लगता है डर गए। क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं? सोर्स से अखबार वालों को मालूम हो जाएगा, वो मसालेदार ढंग से खबर छापेंगे, लोग घिनौने ढंग से इसका मजा लेंगे, और जो कुछ नहीं भी हुआ ना, वो सभी मेरे मत्थे मरा जाएगा। पर क्या कर सकते हैं? रेजिडेंट से कैसे टकराएंगे? तो तुम क्या चाहती हो? एक्शन। अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ? जी हाँ, अपनी मर्जी के खिलाफ जीकर क्या करूंगी? अकेले लड़ भी सकोगी? क्या आप साथ नहीं देंगे? हाँ, मैं साथ क्यों नहीं दूंगा? जानते हैं, मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? राजकुमार और उसके साथी। क्या धमकी दी है? मेरे पीछे गुंडे लगवाने की, राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया उसे पूरा करवाने की, मेरे पिता को जान से मारने की। तो तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते तो वो रिपोर्ट क्यों करेंगे?
उन्होंने तो मुझसे भी साफ कह दिया है कि यदि मैंने रिपोर्ट पर जोर दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद भी तुम एक्शन चाहती हो? जी हाँ, चाहे जो हो पर एक्शन होना चाहिए। पिता ने घर से निकाल दिया तो रहोगी कहाँ? वो बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इसमें नहीं छूट पाएगा। क्या मैं उसकी रखेल हूँ या उसके बाप की जायदाद? बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है। कौन है वो? वही जिसका मैं बगीचे में इंतजार कर रही थी। उसका नाम? आपके काम का नहीं है वो नाम। ठीक है, कल मैं राजकुमार को कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा। आपने 3 साल पहले चंदू से भी यही कहा था। चंदू ने आपके हर्षद पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया, पर हुआ क्या? नहीं, मैंने चंदू से ऐसी कोई बात नहीं कही। झूठ बोलते आप। आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था, आपके बूते पर वो लड़ गया था, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और आपने प्रिंसिपल ले ली मुआवजे में। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? करना चाहती हूँ सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप बदल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा विरोध एक मजाक बनकर रह जाएगा और लोग सोचेंगे कि मैंने राजकुमार को फंसाने के लिए साजिश की है। जरा सोचो अनुराधा, तुम बदनामी का खतरा उठाकर लड़ सकती हो तो भला मैं पीछे क्यों हटूंगा? मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नौकरी ही क्यों न देनी पड़े। तो मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। इस मामले में आप ही मात्र गवाह हैं। आप बदल गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, और तो और वो भी मुझसे विदा करने लगेगा। तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। हेलो, जी हाँ, माई डिसीजन इज फाइनल। कल मैं राजकुमार को कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा। क्या रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़ के फेंक दूं? तो आप जानते हैं कि अनुराधा मेरे यहाँ है। क्या अनुराधा के पिता आपके यहाँ बैठे हैं? 1.5 लाख रुपए का गबन? लेकिन सर आपने ही तो क्या आप पुलिस को फोन कर रहे हैं? सर लेकिन सर आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। जी सर, जी सर, जी सर। प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे थे? हाँ, अब तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब कुछ नहीं, वो हाँ, कॉलेज के क्लर्क ने 1.5 लाख रुपए का गबन कर दिया है, तो पुलिस वगैरह। लेकिन सर आप तो ऐसे घबराए जैसे गबन आपने ही कर दिया हो। अरे नहीं, वो कॉलेज का मामला तो है ही। तो अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम रिपोर्ट करो। अब सवाल पिताजी के चाहने ना चाहने का नहीं रहा। मैं आपसे पूछती हूँ सर, आप कल एक्शन लेंगे या नहीं? मेरा साथ देंगे या नहीं? अनुराधा, मैं सोचता हूँ तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। अनुभवी आदमी है वो, तुम्हारा भला बुरा शायद तुमसे बेहतर सोच सकते हैं। तुम्हारे पिताजी का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। साफ क्यों नहीं कहते?
कि अपनी नौकरी का ख्याल कर आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। चंदू ठीक कहता था सर, वो आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाले नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरा सब भ्रम टूट गया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। अनुराधा, अनुराधा, आत्मज्ञान, अपने शूद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं। लीला, दूसरों के नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं। मुझ पर तू को आखिर आपको एकाएक हो क्या गया है? क्या हो सकता है मुझे? जानती हो उस हरामी के पिल्ले ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 1.5 लाख रुपए के गबन का आरोप है। क्या गबन? हाँ, गबन। पिछले हफ्ते ही फर्नीचर के नाम पर 1.5 लाख रुपए उसने कॉलेज से उठाए थे, कल लौटाने वाला था। मैंने विरोध किया, इसलिए गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी। इतनी नीचता? क्या करूं लीला, उसने मेरी जीभ छीन ली। हिरासत में होने के बाद मैं चीख चीख कर भी कहता कि उस हरामी के पिल्ले ने बलात्कार की कोशिश की है, तो कौन विश्वास करता मेरा? तो फिर अब उस लड़की अनुराधा का क्या होगा? उस बिचारी का क्या होगा? जब अदालत ने हार मान ली तो वे बिचारी क्या कर सकती है? हेलो, क्या एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? क्या हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हो गया? अनुराधा। अनुराधा? मर गई अनुराधा, उसका विरोध नहीं बिका लीला, कोई नहीं खरीद सका उसे, कोई नहीं खरीद सका। इस्तीफा लिख रहे हो? तुम फिर आ गए? मैं गया ही कहां था? इस्तीफा क्यों लिख रहे हो? सब कुछ जानते हुए भी पूछते हो? क्या इस मनस्थिति में नौकरी करना संभव है? तो तुम नौकरी के अलावा दूसरा कर ही क्या सकते हो मिस्टर अरविंद? हर बार तुमने नई नौकरी के लिए ही तो पुरानी नौकरी छोड़ी है। बाहर कर फेंक दो ये इस्तीफा। ऐसा तुम कहते हो? ये जानते हुए भी कि एक निरपराध लड़की के खून की जिम्मेवारी मेरे सर है? हाँ, क्योंकि उस लड़की की आत्महत्या के लिए तुम पूरे जिम्मेवार नहीं हो। तू कौन है? 3 व्यक्ति, उस लड़की का बाप, प्रेसिडेंट एंड यू।
लेकिन उस लड़की को दगा तो मैंने दिया। इससे क्या होता है? अगर प्रेसिडेंट तुम्हें फोन करके पुलिस की धमकी नहीं देता तो क्या तुम अपना निर्णय बदलते? जानते हो उस लड़की के बाप ने अपना विरोध 50,000 रुपए में बेच दिया, सिर्फ 50,000 रुपए में। इसलिए ना ही तुम पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर उड़ रहे हो। लेकिन मेरी आत्मा। आत्मा? आत्मा क्या चीज है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास। जानते हो मेरी जवान विधवा पत्नी, क्या हो गया उसे? जानते हुए भी पूछते हो? कुछ नहीं, एक छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पाल रही है, बच्ची का पेट पाल रही है। कभी कभार मेरी याद में रोती है तो, लेकिन लोग उसे चैन से रहने कहां देते हैं। उसका एक नया अवसर आया है, 60 साल उम्र है उसकी। कितनी? 60 साल। डोरे डाल रहा है मेरी बीवी पर। अब बताओ कहां है आत्मा? शरीर, केवल शरीर। तुम कहना क्या चाहते हो? फाड़ कर फेंक दो ये इस्तीफा, ठाठ से नौकरी करो। अभी तक तुमने गबन नहीं किया, लेकिन अब करो। उस प्रेसिडेंट का साथ दो, उस कमीने का। उसे गाली मत दो। तुम्हारे लिए बड़े काम का आदमी है वो, 1-2 दिन में मंत्री बनने वाला है, और हो सकता है एजुकेशन मिनिस्ट्री उसके हाथ लग जाए। तो क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ बना कर रहेगा। इसलिए उठाओ और फाड़ कर फेंक दो ये इस्तीफा। नहीं, उस लड़की को दगा मैंने दिया। मेरे कारण उसने आत्महत्या की। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। अगर तुम्हें अपने पाप का ही प्रायश्चित करना है तो तुम भी आत्महत्या करो। शांत भीमलेंदु, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। अरे स्त्री अपमान कौन सी नई बात है, वो तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्तां छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? याद क्यों नहीं करते मेरा लिखा हुआ नाटक? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था, द्रोणाचार्य वहीं पर खड़ा था। वो चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा वो? याद करो मेरा लिखा हुआ नाटक, याद करो। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। पर तू क्या जानती है मां, आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। जानती हूँ। जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है? तो क्या करूं? चीखूं? दुख तो इसी बात का है, कोई चीखता नहीं, सब चुप बैठे रहते हैं। तो तू चीख। अब क्या चीखूंगा? जब चीखना था तब तो चुप रहा कायरों की तरह। मेरा पिता भी चुप रहा, और लोग भी चुप रहे। औरों की मैं नहीं जानता, पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था उनकी गर्जन से पूरी सभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। पर तू क्यों चुप रहा? तू तो गरज सकता था। बहुत होता दुर्योधन और उसके भाई मिलकर तुझे मार डालते। पर तू क्यों चुप रहा? और ये प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? और किससे पूछ? अपने पिता से पूछ। तुम जवाब क्यों नहीं देती? द्रौपदी को दरबार में एक वस्त्र नंगा किया जा रहा था, उसके बाद भी चुप रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मरम भेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? कहती हो ना, अपने पिता से पूछ। पिताजी, आप कल दरबार में चुप रहे, क्यों? कल से ये प्रश्न मुझे नोच नोच कर खाया जा रहा है। बताइए ना, आप क्यों चुप रहे? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है? हाँ पिताजी, द्रौपदी की पुकार जब किसी ने नहीं सुनी तब वह आपके सामने आकर खड़ी हो गई। याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा था, आचार्य आप ना पांडवों के रक्त संबंधी हैं ना कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। पर आप चुप रहे, क्यों?
इस प्रश्न का उत्तर अपनी मां से पूछो। जो उत्तरदायी है उससे ही पहले पूछना चाहिए। माँ, मैं उत्तरदायी हूं तुम्हारी चुप्पी के लिए। तुम्हें कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हुए? मैं पूछती हूँ, कहां मर गया था तुम्हारा आचार्यत्व? क्या वो केवल एकलव्य का अंगूठा मांगने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक ही सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को क्यों नहीं रोका? साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते हुए एक हिंसक आनंद मिल रहा था। किंतु वहां कृपाचार्य, विदुर और भीष्म भी तो थे। वो क्यों चुप रहे? इसके कारणों पर क्यों विचार नहीं करती? वो तो शिक्षक नहीं, आचार्य नहीं। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय करने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। माँ! तू चुप रह। तू कुछ क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों चुप रहा? साफ क्यों नहीं कहता कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? चीखो मत। बहुत होता और अब मिलकर तुम दोनों पर हमला कर देते, तुम्हें मार देते। उस अवस्था में मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी मैं आज। तुमने यही बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? उससे क्या होता? तो संभवतः यह घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? याद करो, अश्वत्थामा तब छोटा था। तुमने मुझे द्रुपद के सामने भीख मांगने और हाथ फैलाने भेजा था। तब तुम दरिद्र भी तो थे। घर में एक मुट्ठी आटा नहीं रहता था। द्रुपद के पास ना भेजती तो क्या करती मैं? तुमने मुझे कभी एक क्षण से नहीं रहने दिया, कभी चैन से। तुमने कभी चैन से नहीं रहने दिया कृपी मुझे। दिन रात तुम्हें मेरे दारिद्र्य से शिकायत थी। और तो और मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द नहीं कहा तुमने। क्या ये सच है मां? तुम वो दिन क्यों नहीं याद करते जब मैंने अश्वत्थामा को दूध के नाम पे आटे का घोल पिलाया था? वही दिन था जिस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था और अपने लिए राजकीय वस्त्र, राजकीय सम्मान। उस दिन क्यों नहीं रोका तुमने मुझे? मां, उस दिन तूने मुझे आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं पिला दिया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तूने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तूने? और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक छीन लिया। मेरी न्याय बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मुझे एकलव्य का अंगूठा कटवाना पड़ा। मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। सब तुम्हारे कारण कृपी। उस समझौते ने मुझे कभी कभी सही व्यक्ति नहीं बनने दिया अश्वत्थामा। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया। पिताजी, आप इस राजदास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? नहीं पुत्र, अब यह संभव नहीं है। अब मुझे उसी का साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं पुत्र, संभव नहीं। द्रौपदी के इस अपमान का क्या परिणाम होगा पिताजी? युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान देगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाना सिखाया है पुत्र। उसके आगे मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है।
मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है अश्वत्थामा। चारों दिशाओं को बहरा करने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है पुत्र। मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं पुत्र। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस रही है पुत्र, मुझे भी ग्रस रही है। मुझे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। झूठ बोलते हो। तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा। मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की है और तुम ये भी जानते हो कि उस पहाड़ी क्लिफ से मैंने प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। ये सही है कि तुम निरपराध हो, लेकिन सच बताना मिस्टर अरविंद, पिछले साल जब उस पहाड़ी क्लिफ से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी तो क्या तुम उस स्थान को देखने नहीं गए थे? उस जगह को देखकर तुम्हारे मन में प्रेसिडेंट को धकेलकर उसकी हत्या करने का विचार नहीं आया था? हाँ आया था। हाँ आया था, लेकिन प्रेसिडेंट बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने उसे सुबह शाम दूर तक घूमने की सलाह दी। तुम भी उसके साथ घूमने जाने लगे। धीरे धीरे शाम के समय तुम उसे उस पहाड़ी क्लिफ की ओर ले जाने लगे, लेकिन प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर कभी शक नहीं हुआ। लेकिन मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा था। लेकिन तुम कर रहे थे। उस दिन शाम के समय उस पहाड़ी क्लिफ के नीचे तराई के गांव में मेला लगा हुआ था। नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट को बिल्कुल छोर पर बुलाया ताकि वो मेला देख सके। लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। प्रेसिडेंट तुम्हारा सहारा लेकर बिल्कुल छोर पर आया। तुम्हारा हाथ उसके कंधे पर था। सच बताना, क्या उस वक्त तुम्हारा मन पाप से नहीं भर गया? लेकिन मैंने प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। लेकिन वो पापी विचार तुम्हारे मन में आया था या नहीं? हाँ आया था। हाँ आया था, लेकिन प्रेसिडेंट अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और खुद ही गिर गया। क्यों? हाँ प्रेसिडेंट खुद गिरा, मैंने उसे नहीं धकेला। मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने हत्या नहीं की है। तुमने वहां से वापस आकर पुलिस में रिपोर्ट की, सब कुछ सच सच बताया, लेकिन किसी ने तुम पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वो लोग कौन थे? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर झूठ। कितना झूठ बोलोगे? वो लोग थे तुम्हारे सहयोगी जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 5,000 की रसीद लिखाकर सिर्फ 3,000 वेतन देते थे। लेकिन ये तो पुरानी परंपरा है। लेकिन लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि तुम इस परंपरा को तोड़ोगे। लोगों के इस तरह सोचने का जिम्मेवार मैं तो नहीं हूं। एक और झूठ। फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, लेकिन सच नहीं बोलना चाहते तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे। लोग तुमसे उम्मीद रखते थे तो क्या गलत करते थे, लेकिन तुमने उन्हें दगा दिया। नहीं, मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया। पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं। आज तुम ये सोचकर परेशान हो कि कल अदालत में चंदू क्या बोलेगा। चंदू क्या बोलेगा? चंदू सच बोलेगा। सच के अलावा वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि चंदू सच बोले? चुप क्यों? चंदू के सच बोलने का अर्थ समझते हो? विमलेंदु, चंदू मुझे बचाएगा। वो मेरा शिष्य है। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन वो कुछ तो सोचेगा। वो मुझे जरूर बचाएगा। क्या शिष्य होना काफी है मिस्टर अरविंद? वो एक मनुष्य भी है और तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह भी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसे संभालो। मैं तुमसे बस यही कहने आया था, संभालो उसे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू। तुम प्रोफेसर अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। किस तरह? वो कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। तब? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया था? मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का विरोध किया था। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के बेटे ने सबके सामने चुरा रखकर नकल की थी। वो पकड़ा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। किसने दबाई थी रिपोर्ट?
प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन तमाम सवाल जवाबों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी जब सरकारी वकील और गवाह चंदू ने यह मुद्दा इस अदालत में उठाया ही है, तो यह बात मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी इल्जाम गवाह चंदू द्वारा मेरे क्लाइंट प्रिंसिपल अरविंद पर लगाया गया है वो सरासर गलत और बेबुनियादी है। योर ऑनर, मेरे हर सवाल का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दवाई थी। क्या इसे प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिलती? गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? जी हाँ, वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहाँ थे? नाना की मृत्यु हो जाने के कारण मैं बाहर चला गया था। उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? प्रोफेसर अरविंद। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। तुम इतने दावे से प्रोफेसर अरविंद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या लिखा था उस पत्र में? उसने पत्र में लिखा था कि ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसी समय राजकुमार वहां आया और मुझसे छेड़खानी करने लगा। जबरदस्ती कर और विरोध करने पर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस पत्र का इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है, बस। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। यू मे प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो पत्र में आगे क्या लिखा था? पत्र में आगे लिखा था कि भाग्य से उसी समय प्रिंसिपल साहब वहां आ गए। उन्होंने ही मुझे बचाया और बाद में रिपोर्ट लिखवाई और कहा कि वो राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्हें उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। तो पत्र में लिखा था कि उन्हें उनके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है? जी हाँ। आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था कि मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ, उनसे साफ साफ ये पूछने कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं। अगर दबाव में आकर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो शायद मैं जीवित ना रहूं। योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का लिखा हुआ एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था कि उन्हें राजकुमार के कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में प्रेसिडेंट की किसी बात को लेकर पहले से ही नफरत थी और वे हर मौके का फायदा उठाना चाहते थे। योर ऑनर, तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? आत्महत्या करने। लेकिन तुम आत्महत्या करना क्यों चाहते थे? जीवन से मेरा विश्वास उठ गया था। लेकिन क्यों? प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया और कॉलेज से मुझे जिस तरह निकाला गया उससे मेरा जीवन के प्रति रहा साहब विश्वास भी जाता रहा। तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं क्लिफ से कूदने ही वाला था। मुझे पांव की आहट सुनाई दी, करीब आती हुई बातचीत, तो मैं एक तरफ झाड़ी में सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। इन दोनों में आपस में क्या बातचीत चल रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था। इसके बाद प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते रहे और नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते रहे। आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के बिल्कुल छोर तक आया। प्रोफेसर अरविंद का हाथ उनकी पीठ पर था। ये उनकी पीठ पर हाथ रख के नीचे मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता। तो क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? बोलते क्यों नहीं? क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं धकेला। You are not allowed to interrupt between while the witness being questioned. Prosecutor, you may please carry. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबरा कर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज भी दी। तो क्या उन्होंने तुम्हें देखा? जी हाँ, अच्छी तरह से देखा। तो क्या वो रुके? नहीं, वो भागते रहे। मैं भी उनके पीछे भागता रहा। तो ये कहाँ गए? प्रेसिडेंट के बंगले पर। पर क्यों? शायद फोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इनका फोन पहले ही आ चुका था। योर ऑनर, और मजे की बात है,
जब प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस स्टेशन फोन किया था उस घटना स्थल पर चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद इस बात को छिपाना चाहते थे। आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नो। द डिफेंस काउंसिल में विटनेस का। योर ऑनर, गवाह चंदू ने अपने जवाबों से और सरकारी वकील ने अपनी दलीलों से सिर्फ और सिर्फ इस अदालत को गुमराह करने की चेष्टा की है। They are just speculating theories, no concrete evidence, no facts. And that's why I want to ask चंदू कि तुमने अभी अभी अपने जवाब में कहा कि हो सकता है प्रिंसिपल साहब ने प्रेसिडेंट को क्लिफ से धकेला हो। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे? प्रेमचंदू, चंदू सच क्यों नहीं बोला? लेकिन उसने झूठ भी तो नहीं कहा। उसने ये तो नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को धकेला है। उसने सिर्फ कहा हो सकता है। लेकिन वो जानता था कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया है। फिर भी वो झूठ क्यों बोला? यही प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने, बिल्कुल मरते मरते। तुम बार बार भूल क्यों जाते हो मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, युद्ध का 15वां दिन, द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। घमासान युद्ध, उसने भयानक पद्माकर व्यूह की रचना की थी। वो लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! मेरा पुत्र युधिष्ठिर! गुरुदेव, बता बता कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? मैं इतना ही जानता हूं गुरुदेव कि अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो कौन था? वो अश्वत्थामा नाम का हाथी था, नर था या कुंजर था? बताओ पुत्र, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता है। अश्वत्थामा अवश्य मारा गया गुरुदेव, वह नर था। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मारा गया। अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो धृष्टुम? काट लो इस बूढ़े की गर्दन, ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। आचार्य द्रोण! मिल गया तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर? क्या चंदू की धर्मराज से तुलना करना उचित है? फिर झूठ। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है, लेकिन तुम सच नहीं बोलना चाहते। चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तुमने। और किसने? मैंने? हाँ तुमने। आखिर तुम उसके लिए कब सच बोले? कुल मिलाकर एक शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, मार्कस पीगू और केल्स के सिद्धांत? अरे वो तो किताबों से ही पढ़े जा सकते थे। सवाल यह है कि तुमने क्या दिया? क्या तुम उसके लिए कुछ ऐसा कर सके जो उसके जीवन को अर्थ देता? तुम रह रहकर मुझे ही दोष क्यों देते हो? बताओ, मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया? व्यवस्था ने, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने। क्या मैंने माल्थस, पीगू और केल्स के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। क्या मेरे अंदर आक्रोश नहीं था, छटपटाहट नहीं थी? मैं कहां मना करता हूं। तो फिर तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे पूरा अधिकार था। सवाल यह है कि जो उसने तय कर दिया तुम उस पर चले क्यों नहीं? याद है तुम्हें, जब जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर तो कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। अगर व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो।
क्या तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष? बंद करो इन वज्जी शब्दों का इस्तेमाल, इन्होंने अपने अर्थ खो दिए हैं। जानते हैं मेरी बीवी कहां है? क्या हो गया उसे? शहर छोड़कर चली गई। उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नजरों से बचने के लिए। उसके बाद भी तू ये आत्म बलिदान जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, ये झूठ है। झूठ नहीं, सच है। जानता है तू कौन है? मैं? कौन हूं मैं? तू द्रोणाचार्य है, सत्ता और व्यवस्था के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। इतिहास की धार में लकड़ी की ठूठ की तरह बहते हुए वर्तमान के कगार से लगा सड़ा गला द्रोणाचार्य। व्यवस्था की लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। नहीं, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं, मैं अरविंद हूं, प्रोफेसर अरविंद। नहीं, तो द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में उनका साथ देने वाला। अरे तू किस बात का प्रोफेसर है? तू द्रोणाचार्य है। नहीं नहीं, हाँ तू द्रोणाचार्य है। नहीं, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। नहीं। तो ये था नाटक एक और द्रोणाचार्य। बस थोड़ा सा समय और लेंगे आपको। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। अगला नाटक आरंभ होने वाला है, बहुत ही कम समय है, सिर्फ 1 मिनट आपको और लेंगे। आइए आपको तो ये था डिजायर और राज थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति एक और द्रोणाचार्य। और मैं अब आपका परिचय कराऊंगा उन शख्स से जिन्होंने इस पूरे नाटक को एक माला में गूंथा है, यानी निर्देशक महोदय राजन कपूर जी। तो राजन कपूर साहब, जिनके बारे में मैंने आपको पहले परिचय दे चुका हूँ, इस नाटक का निर्देशन किया। और मैं सब, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है, हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा अपना परिचय दें। अमित सिंह यादव, आयुष यादव, अजय कुमार, आलोक कुमार, समरा, प्यारा, अंकुर कपूर, राजन कपूर, दीपक कंवर, मनीष पवार, अमान, आशी गुप्ता, अजय सिंह, गुर्जर देव, मोहित नागर, साहिल सिद्दीकी। मैं अपने सभी कलाकारों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की इस पर। और आपने ये नाटक देखा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें आगे भी इस तरह के साथ देते रहें। और कुछ हमारे जो साथी कलाकार हैं, क्योंकि उन्होंने अभिनय भी किया, साथ में मंच को भी संभाला, सेट को भी संभाला, मेकअप को संभाला, तो मैं चाहूँगा उनसे आपका परिचय एक बार हो जाए। अमित भाई जरा परिचय कराएं उन लोगों का जिन्होंने मंच के पीछे रहकर कार्य किया। लाइट पे थे सात्विक भारद्वाज और साहिल सिद्दीकी। मेकअप पर क्यारा बोगरा और पूर्वी गंगाधर। सेट पर अजय सिंह, आयुष चांगड़े, अजय यादव और अमान। म्यूजिक पर पूर्वी गंगाधरन, समय की सीमा है, अगला नाटक
नाटक है संदेश है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं चौहान साहब, तो अब हम मंच उनको प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देवाशीष का इंटरव्यू ले लो। नहीं, आप आज आपने हमारा नाटक एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष द्वारा लिखित देखा। आपको कैसा लगा? इसके जितने भी आपको व्यूज़ हैं आप हमें दीजिएगा, ताकि हम इसमें जितनी भी आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आई है या कोई उसमें खामी नज़र आई है, हम आगे से कोशिश करेंगे जब हम इस नाटक के अगले शोज़ करेंगे तो हम उसमें उन कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। टाइम की ड्यूरेशन बहुत कम थी हमारे पास। एक्चुअली ये नाटक 2 घंटे 20 मिनट का है, लेकिन हमने उसको 1 घंटा 30 मिनट में करने की कोशिश की है। और बाकी भी सेट्स वगैरह के लिए भी हमारे पास टाइम बहुत कम था। इस सब की वजह से भी हमने काफ़ी चीज़ों से समझौता किया है। और मुझे लगता है कि आगे आपको जो ये प्रस्तुति देखने को मिलेगी इंडिपेंडेंटली अगर हम इसको करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे सकें। थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए, ये नाटक देखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस नाटक में जितने भी बच्चे हमारे साथ काम कर रहे थे, जितने भी एक्टर्स थे, सब हमारे साथ पिछले 2-3 प्रोडक्शन से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि इन बच्चों के साथ जितना हो सके बेस्ट एफर्ट्स करके एक्टिंग की तरफ हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि बाकी सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जितनी भी पर्याप्त व्यवस्था हमें नाटक के दौरान मिलती है हम कोशिश करते हैं कि उसी में ही हम काम कर सकें। बाकी हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है जिसकी वजह से हम बड़े बड़े सेट्स लगाकर आपको अच्छी प्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे। मैं बच्चों का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे साथ काम करके। उन्होंने अपनी कला को निखारने की कोशिश की है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आगे भी आपको अच्छे अच्छे नाटक इसी तरीके से देखने को मिले। हमारी डिज़ायर एंड राज थिएटर ग्रुप की ये कंबाइंड प्रस्तुति थी और मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि एक प्रोडक्शन को एक अच्छा अंजाम दिया जा सके एज ए डायरेक्टर, और अपने कलाकारों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से काम कर सके। थैंक यू। जो अभी नाटक आपने देखा एक और द्रोणाचार्य, इसके लेखक थे डॉक्टर शंकर शेष, जाने माने राइटर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने तमाम नाटक लिखे हैं, लेकिन द्रोणाचार्य गजब का नाटक है जिसका निर्देशन राजन कपूर जी ने किया। वो लगभग पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और काफ़ी मेहनत की है। इसमें बहुत सारे बच्चे नए भी थे, कुछ पुराने एक्टर्स थे, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगा कि जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी पसंद आया नाटक। तो इस तरह के नाटक होते रहने चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल भरी चीज़ें होती हैं, लेकिन कर जाता आदमी जब करने पे आता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि जो इनका निर्देशन था वो कमाल का था, बहुत ही गजब निर्देशन। धन्यवाद। अच्छा नाटक रहा। एक और द्रोणाचार्य आज के समाज की बुराइयां या जो समस्याएं हैं उस पर उजागर करते हुए, और लड़कों ने जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साथ में निर्देशक जो राजन कपूर साहब हैं उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो ऐसे गंभीर मुद्दे को उठाकर इतना बढ़िया नाटक किया। और सारे कलाकारों को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस प्ले को, अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। थैंक यू।